बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 4th सेमेस्टर, मज़मून निगारी। आज इसके बारे में बात होगी कि उर्दू अदब में किस तरह से ये दाखिल हुई और फिर इसका बानी कौन था। उर्दू ज़ुबान में मज़मून निगारी का बानी कौन था, इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और उर्दू अदब में सनफ़ मज़मून निगारी, जिसको हम अंग्रेज़ी में ऐसे भी कहते हैं, ये अंग्रेज़ी अदब के तवस्सुत से ही उर्दू में आई। यूरोप में इसका आगाज़ मानंतीन ने किया और इंग्लिस्तान में इसका सेहरा बेकन, एडिसन और एस्टेल के सर है, जिन्होंने इसे अपने मशहूर ज़माना रसायल जो थे स्पेक्टेटर और टेटलर्स के ज़रिए मकबूल आम बनाया। फिर इन्हीं के नमूना पर दिल्ली कॉलेज से मास्टर रामचंद्र जी, जिन्हें सर सैयद का पेशरो कहा जाता है, ने आगाज़ किया। उन्होंने स्पेक्टेटर्स की तर्ज पर 1845 में 15 रोज़ा एक रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन और 1847 में एक माहवार रिसाला खैर ख्वाह हिंद का आगाज़ किया। ये उर्दू का पहला इल्मी व अदबी रिसाला था जिसमें हर मौजू पर मज़ामीन तहरीर किए गए। डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन ज़ुल्फ़कार लिखते हैं कि मास्टर रामचंद्र जी के मज़ामीन, उनको हम बाकायदा अदबी मज़ामीन नहीं कह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा बेकायदा मज़ामीन में इनका शुमार किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने उन इखलाकी और इस्लाही मौज़ूआत को इल्मी अंदाज में पेश किया कि अदबी अंदाज इख्तियार करना शायद उनका मकसद भी नहीं था और वो इस पर कादिर भी ना थे, क्योंकि नसर अभी तजुर्बागाह से गुज़र रही थी। सर सैयद ने अगरचे अपनी मज़मून निगारी का आगाज़ स्पेक्टेटर्स की तर्ज पर किया और बतौर ख़ास इस्लाह मुआशरत और तहज़ीब के साथ साथ मज़हब को भी अपना मौजू बनाया, मगर उन मज़ामीन में आलिमाना होने के साथ साथ अदबी शान भी वो रखते थे। इसी बिना पर उनको उर्दू में अदबी मज़मून निगारी का बानी कहा जाता है। इस मज़मून निगारी के आगाज़ में सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लिस्तान में जिस वक्त वो मुकीम थे, वहीं से उन्होंने एडिसन और एस्टील के रिसाले जो स्पेक्टेटर और टेटलर्स थे उनका अच्छी तरह से मुतालिया किया और मुआशरती इस्लाह ने उनको मुतासिर किया और उन्होंने हिंदुस्तानियों की इस्लाह के लिए एक इस्लाही अदबी जरीदा तहज़ीबुल इखलाक जारी करने का फ़ैसला किया। बकौल हाली तहज़ीबुल इखलाक हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए तकरीबन वैसा ही पर्चा था जैसे लंदन में मैगज़ीन इन पर्चों का जो अंग्रेज़ों के इखलाक और रस्म व रवाज और आदात पर असरअंदाज होते थे, ये भी वैसा ही था। टेटलर्स और स्पेक्टेटर्स में जो माशरती और इखलाकी इस्लाह के जो मज़ामीन लिखे गए, उनमें खुशतबई का सहारा लिया गया, बल्कि अपने एक मज़मून में एडिसन ने इस बात का जिक्र किया कि अगर इखलाक में खुशतबई की जान भी डालूँगा और खुशतबई को इखलाक से मिलाऊँगा ताकि इनका पढ़ने वालों पर दोनों तरह से असर हो। अब इन टेटलर्स और स्पेक्टेटर्स जो लंदन में थे, इनके अपने मज़ामीन में मजहबी मौज़ूआत की तरफ तवज्जो न थी, जिसकी वजह से उनकी कोई मुखालफत न हुई। जबकि तहज़ीबुल इखलाक जब शाया हुआ तो इसमें तहज़ीब व शाइस्तगी और रस्म व रिवाज के अलावा मजहबी मसाइल को भी मौजू बनाया गया और इसमें भी वो जो जितने भी पर्चे निकले, अभी 2-3 ही निकले के थे कि हर तरफ से मुखालफत का बाज़ार गर्म हो गया और बहुत से अखबारों में मुखालिफाना मज़ामीन शाया हुए और ऐसे ही कई रसायल भी शाया होने शुरू हो गए, जिसमें कानपुर से नूरुल आफाक, नूरुल अनवार ज़्यादा मशहूर हैं। मजहबी मौज़ूआत को शामिल करना सर सैयद अहमद ख़ान की ज़रूरत और मजबूरी थी, क्योंकि मशरक़ी मिजाज और इस्लाह मुआशरत और रस्म व रिवाज मज़हब से जुड़े हुए थे। सर सैयद ख़ुद कहते हैं कि एस्टेल और एडिसन को अपने ज़माने में एक बात की बहुत आसानी थी कि उनको तहरीर और ख़यालात जहाँ तक थे तहज़ीब व शाइस्तगी, हसन व मुआशरत तक महदूद थे, मजहबी छेड़छाड़ बिल्कुल ना थी।
हम भी मजहबी ख्यालात से बचना चाहते थे। सर सैयद कहते हैं, मगर हमारे यहाँ तमाम रस्में आदात मज़हब से मिली हुई हैं, ऐसी ही मिल गई हैं जैसे बग़ैर मजहबी बहस के एक कदम भी हम आज तहज़ीब व शाइस्तगी की राह में नहीं चल सकते। जिस बात को कहो छोड़ दो, फ़ौरन जवाब आता है कि मज़हब में सवाब है। अगर कुछ सीखने को कहो तो कहेंगे मज़हब मना है, मज़हबन मना है। बस हम मजबूर हैं कि तहज़ीब व शाइस्तगी में हमको मजहबी बहस करनी पड़ती है। डॉक्टर जमील जालबी कहते हैं कि सर सैयद भी अपने मज़मून में मौजू को ही अहम समझते थे। वो भी इतने कोई मज़हब के दिलदादा नहीं थे, लेकिन उन्हें वो सब कुछ शामिल करना पड़ता था। इसीलिए उनके कई मज़ामीन मजहबी वैसे बनकर रह गए हैं। सर सैयद अमली इंसान भी थे, इसलिए तालीम भी उनका मखसूस मौजू था, और अदब के दायरे में भी, कभी इल्म के दायरे में, कभी तालीम व तरबियत जैसे मज़ामीन में आम फ़हम दर्जा पर रह कर वो अदबी बन सकता है। इस तरह के वो मज़ामीन तहरीर करते थे। तहज़ीबुल इखलाक का इजरा 24 दिसंबर 1870 को मंजर-ए-आम पर आया और 7 बरस तक बाकायदा पाबंदी के साथ छपता रहा। 7 साल में इसमें 226 मज़ामीन शाया हुए, जिनमें से 112 सर सैयद के थे। और रिसाला बंद होने की वजह भी सर सैयद के दूसरे भलाई के काम थे जिसमें वो मसरूफ़ थे। और फिर भी सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, जो उन्हें तो उर्दू अदब में इसका बानी कहा जाता है। उनके मज़ामीन जो थे इस तरह से होते थे: खालिफ मजहबी मज़ामीन, सियासी मज़ामीन, इस्लाही मुआशरती मज़ामीन, अदबी मज़ामीन। सर सैयद अहमद ख़ान के तमाम मज़ामीन को बाकायदा मज़ामीन की झैल में भी नहीं लाया जा सकता। ताहम बाद मज़ामीन ऐसे हैं जो मज़मून नवीसी के तमाम असूलों पर पूरा उतरते हैं और उन्हें अदबी मज़ामीन के हवाले से भी अहमियत हासिल है। जैसे उम्मीद की खुशी, आपने पढ़े होंगे, उम्मीद की खुशी, गुज़रा हुआ ज़माना, बहसो तकरार, शराब हयात और अपनी मदद आप, तासुब, काहली और खुशामद ऐसे ही मज़ामीन की शक में शामिल हैं। मज़ामीन सर सैयद का वस्फ़ इख्तिसार है, मुख्तसर, जो एक मज़मून को बुनियादी असूल है। और इन मज़ामीन में एक मज़मून की जो नातमामी भी पाई जाती है, और इसके अलावा उन्होंने अपने मज़ामीन में ज़िंदगी के कई पहलुओं को पेश किया है जो अदबी मज़मून का आम वस्फ़ होता है। इन खसाइस के अलावा उनके मज़ामीन मज़मून निगारी के दूसरे लवाज़मात से महरूम हैं। इसकी वजह उनके यहाँ जज्बाती तहरीक का ना होना है, जो मज़मून की जान तसव्वुर की जाती है। दूसरे, उनके मज़ामीन इतने तवील और इल्मी मालूमात से मंतकी और एक जामे मनसूबाबंदी के इतने ताबे होते हैं कि उनसे एक मज़मून की शगुफ्तगी जाती रहती है। इन मज़ामीन में आलमाना संजीदगी और इनमें एक अदीब से ज़्यादा मुअल्लम और इखलाक मसलह सामने आ जाता है, ये चीज़ होती है। कहते हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान के फ़लसफ़ियाना और इखलाकी मज़ामीन के बारे में के हवाले से लिखते हैं कि सर सैयद के मज़ामीन में जो फ़लसफ़ा इखलाक शामिल हुआ है, उसकी अमलियत और मकसदियत है उनके नज़दीक जो शय दुनियावी तौर पर मुफीद नहीं, वो अच्छी ही नहीं। तहज़ीब जो नफ्स है और मजलिसी शाइस्तगी उनके ज़ाब्ता इखलाक में एक अहम कदर है। सर सैयद के इखलाकी जो ख्यालात हैं वो इमाम गज़ाली की तालीमात का भी अक्स हैं, मगर वो इमाम गज़ाली की सिर्फ़ मंतक और अक़लियत के मदा ही मालूम होते हैं। गज़ाली की रूहानियत से उन्हें कोई सरोकार नहीं, कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं। इस मंतक पसंदी ने उनके मज़ामीन को खुश्क बना दिया है। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने मज़ामीन में ज़िंदगी के तसव्वुराती माकुलाती पहलुओं की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है। इसकी वजह से मज़ामीन ज़िंदगी के खुशनुमा, दिलचस्प, अंगेज़ और रंगीन मुरक्के नहीं
बन सके, बल्कि वो इसके बावजूद बाद मज़ामीन अदबी चाशनी रखते हैं और इन्हें बाकायदा अदबी मजमून करार दिया जा सकता है। सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन का असलूब बयान बहुत हद तक उनके मकासद के ताबे, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान को मजमून निगारी का बानी कहा जाता है, इसलिए इन बातों का बताना ज़रूरी है कि उन्होंने उर्दू नसर को भी बहुत सादा सलीस अंदाज में पेश करने की कोशिश की, इसमें भी अहम किरदार अदा किया है। और वो इस तरह से इसकी तर्जुमानी की बजाय इज्तिमाई मुआशरे की अक्कास बना दिया है उन्होंने, जो इनका अहम कारनामा है, जिसके मुताबिक सादगी इबारत के साथ साथ लुत्फ़ मज़ामीन के इसमें होना चाहिए, जो अपने दिल में जो है वो दूसरे के दिल में भी पड़े, ताकि जो दिल से निकले दिल पर जाकर बैठे। सर सैयद के तसव्वुर असलूब से के दर्ज झैल 2-3 नुकात जो हमारे सामने आते हैं वो ये हैं कि तहरीर सादा होनी चाहिए और इसमें बेहतरीन बयान होना चाहिए, लुत्फ़ मज़मून भी होना चाहिए, ना कि उसमें सिर्फ बयान ही हो, बात दिल से निकले और दिल में उतरे। मौलाना हाली ने सर सैयद अहमद ख़ान के असलूब नसर को की वजाहत करते हुए सादगी, बेतकल्फ़ी, बेसाख्तगी और मकसद निगारी को इनके असलूब की बुनियाद करार दिया है और वो नेचुरल तर्ज़ बयान करार देते हैं, यानी वो तर्ज़ बयान कि जो मुसन्निफ़ और कारी दोनों के लिए बेतकल्लुफ़ फ़िज़ा पैदा करता है। सर सैयद के असलूब निगारिश में खतूत गालिब और फोर्ट विलियम कॉलेज की सादा और सलीस नसर के अलावा इनकी फ़िक्रिया जो अंदाज़ है उसमें पाया जाता है। इनके ख़्याल में अदब का मकसद महज तफरी नहीं, बल्कि मुद्दा का बयान करना है। अगर मुद्दा सच्चाई और सदाकत होगी तो वह अपने बयान में खुद रास्ता पैदा करेगा। सर सैयद अहमद ख़ान के बेसाख्तापन में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मज़ाक़ सलीम के लिए खुशगवार नहीं। तरकीबों का भद्दापन, अल्फाज का अवामी लहजा, फ़िक्रों की कमज़ोर शराज़ाबंदी, फ़िक्रे के अंदाज़ गुफ्तगू, लफ्ज़ों की नाहमवार और खश्तबंदी, हरूफ जो थे वो बेरब्त और बाज़ औक़ात अंग्रेज़ी अल्फाज का बेजा इस्तेमाल, बग़ैर ज़रूरत के इस्तेमाल इन तहरीरों को का अदबी हुस्न जो है उसको कम कर देता है। सर सैयद अहमद ख़ान के असलूब की सबसे अहम खसूसियत जो मज़मून निगारी के हिसाब से हम देखेंगे वो ये होगी कि उन्होंने अहम खसूसियात में मौज़ूआती तनव्वु है। उन्होंने तारीख़, सीरत, तफसीर, फ़लसफ़ा, मज़हब, कानून, सियासत, तालीम, मजहबी तक़ाबुल से लेकर मुसलमानों की तहज़ीबी इस्लाह तक हर मौजू पर कलम उठाया और उनके कुदरत बयान का मुँह बोलता ये सबूत हैं। सर सैयद ने अपने मज़ामीन में आम फ़हम ज़बान को बरता इस्तेमाल किया, अंदाज़ बयान में गुफ्तगू का सा अंदाज़ इख्तियार किया, मगर संजीदगी और मतानत को हाथ से जाने ना दिया। और सर सैयद अहमद ख़ान की सलीस असलूब की बुनियाद उन्होंने डाली, तर्ज़ अदा की बजाय मकसद नवीसी को अहमियत दी। ये बात आपने याद रखनी है, मकसदियत थी उसमें, और जिसकी बदौलत उर्दू नसर काबिल इस्तेमाल, काबिल कदर हो गई और हर तरह से मौज़ूआत पर वो कलम उठाने के काबिल हो गई। उन्होंने सिर्फ मजमून निगारी के बानी ही नहीं बल्कि इतना लिखा कि जो उर्दू ज़ुबान थी उसको भी काफ़ी तक़वियत मिली। इन तमाम मौजू से इसकी तफसील बयान करने से ये साबित होता है कि सर सैयद के अलावा उर्दू अदब में मजमून निगारी का बानी और कोई नहीं, सर सैयद ही हैं। इससे पहले जितने लोग भी थे उन्होंने इब्तिदा ज़रूर की थी, लेकिन जितना एक मुस्तकिल मिजाजी से काम सर सैयद अहमद ख़ान ने किया किसी और ने नहीं किया। आगे उनके साथ साथ फोर्ट विलियम कॉलेज ने बहुत ज़्यादा इसमें पार्ट प्ले किया और इसको साथ लेकर चलते रहे, और ये तमाम जो फिर हाली शिबली की तमाम तहरीरें जो थी इसके आगे चलती रहीं और मिल के इन्होंने उर्दू ज़ुबान को भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक इस लेवल का बना दिया कि दूसरे तमाम जो ज़ुबानें थी उनके मुकाबले में उसको ला खड़ा किया, ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स जो थे, दूसरे मज़ामीन भी इसमें बयान किए जा सकते थे।
اور مضمون نگاری کے جو تفصیل تھی جو میں نے اس میں بتا دی، اب آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔